मानव सेवा माधव सेवा में चरितार्थ किया जामुल निवासी ईश्वर उपाध्याय ने, जिसने कोविड सेंटर को शुरू करने के लिए अपनी सगाई की अंगूठी और चैन को गिरवी रख दिया। जामुल स्थित नगर पालिका के मंगल भवन में पिछले 2 माह से प्यारे श्री राधा कृष्ण कोविड सेंटर का संचालन किया जा रहा है। कोविड संचालन से लेकर अब तक के कुछ खास पलों को ग्रैंड न्यूज़ की टीम के साथ साझा किया ईश्वर उपाध्याय ने। मानव सेवा को माधव सेवा में चरितार्थ किया है जामुल के एक नवयुवक ने। वो नवयुवक जिसने अपनी सगाई की अंगूठी और चैन को गिरवी रखकर कोविड सेंटर स्टार्ट किया। वो कोविड सेंटर जिसमें आज तक कम से कम 60 से 70 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और कुछ ऐसे कोविड मरीज हैं जो अपने ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं जामुल के एक ऐसे नौजवान से जिसका नाम है ईश्वर उपाध्याय। और ईश्वर उपाध्याय जिसने मानव सेवा और माधव सेवा को सही किया है, उनसे कुछ पल कुछ अंश हम भी मिलते हैं, हम जानकारी लेते हैं उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया इस कोविड सेंटर को शुरू करने में। हाँ सर जी बताइए। 18 अप्रैल से हमारा कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा है। अनुमति तो हमको 13 अप्रैल को ही मिल गई थी और महज 6 से 7 दिनों में हमने सभी नगरवासियों के सहयोग से प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच, जो एक सामाजिक धार्मिक संस्था है, उसके माध्यम से हमने निःशुल्क कोविड केयर सेंटर का संचालन यहाँ पे किया है। कोविड केयर सेंटर के संचालन में आपको क्या कठिनाई है और आपने किस तरह से शुरुआत की, उसकी भी थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। जैसे ही चूँकि कोविड केयर सेंटर चालू करने का पीछे मूल कारण था कोरोना की भयावह स्थिति, और चूँकि कोरोना की भयावह स्थिति हो चुकी थी, लॉकडाउन पूरे ज़िले में लगा हुआ था, केवल हमारे ज़िले में नहीं, रायपुर व अन्य ज़िलों में भी। ऐसे में सबसे पहले हमारे पास समस्या या बिस्तरों को खरीदना, उसको अरेंज करना, फिर उसके बाद मेडिकल सारे सामान उपलब्ध करना, और इन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आई चूँकि बैंक पूरे बंद थे और कोई भी काम बगैर कैश के लेन देन कहीं पर भी नहीं हो रहा था। तो एक बड़ी समस्या हमारे सामने में खड़ी हो गई कि हम इसका हल कैसे निकालें। कोई भी बिना पैसे के हमें सामान देने को तैयार नहीं था। ऐसे परिस्थिति में चूंकि मैं इस संस्था का संयोजक हूँ, तो मैंने अपनी सगाई की अंगूठी और एक जो चैन थी, वो दोनों को मेरे को गिरवी रखना पड़ा। 1,55,000 रुपये में अंगूठी और चैन को गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की गई। कुछ मित्रों से जो हमारे संस्था के लोग हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया, कुछ लोग ने उधारी के रूप में हमने किसी से पैसे लिए, और फिर हम कोविड सेंटर का शुरुआत किया। इस कोविड सेंटर में शासन और प्रशासन की ओर से, माननीय कलेक्टर महोदय की ओर से एक जो अनुमति पत्र CHMO को, कलेक्टर साहब के निर्देश पर CHMO साहब गंभीर सिंह ठाकुर जी ने मुझे जो अनुमति पत्र दिया है, उस अनुमति पत्र को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग शासन से हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो हमको स्वयं से क्रय करके उसको संस्था के संचालन में उपयोग में लाना पड़ा। जामुल नगर पालिका ने आपको अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया? जामुल नगर पालिका जैसे ही मुझे अनुमति मिली, मैंने सबसे पहले CMO जामुल राजन नायक जी को मैंने फ़ोन किया कि सर मुझे परमिशन मिल गया है, हम बहुत जल्दी इसको चालू कर देना चाहते हैं, तो मुझे आप कृपया कल भवन उपलब्ध करा दें। 12 तारीख की बात है, जब कलेक्टर साहब से मैं मिला था तो 12 तारीख को ही ये बात मैंने CMO साहब को बताया था। उन्होंने मुझे कल पे डाला, परसों पे डाला, और ऐसा करते करते 18 तारीख हो गई कोविड सेंटर को चालू करने में। चूंकि उस समय भयावह स्थिति थी, बेड नहीं उपलब्ध थे, उसके बाद भी लापरवाही जामुल पालिका के द्वारा की गई। किसके इशारे पे की गई ये तो मैं नहीं कह सकता, पर इशारा तो किसी और का था। दूसरी बात, जब जामुल पालिका से बात हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मचारी हम उपलब्ध कराएंगे। अंतिम समय में उन्होंने इस चीज से भी हमें मना कर दिया कि आपको अंदरूनी सफाई, बाहरी सफाई सब चीज स्वयं से करना है, पालिका आपको कोई भी सहयोग नहीं करेगा। और आज तक के बगैर किसी सहयोग के पालिका के हमने इस कोविड सेंटर का संचालन करते आ रहे हैं। केवल और केवल हमारे जामुल नगर पालिका क्षेत्र के और कुछ बाहर के जो समाज सेवी हैं, वो अपनी ओर से आर्थिक सहयोग, कोई 2,000, 5,000, 8,000 इस प्रकार का सहयोग किया है। कुल मिला के आज तक के मुझे 1,78,000 रुपये सहयोग मिला है। कितने कोविड मरीजों को आपने
इस कोविड सेंटर से सही किया? हमारे कोविड सेंटर से कुल 162 मरीज हमारे पास कुल आए, जिसमें से 69 मरीज 69 यहाँ भर्ती हुए। 93 मरीज ऐसे थे जो अपने घर पे रहकर इलाज करा रहे थे और सुबह शाम डॉक्टर के पास यहाँ परामर्श लेने आते थे। 69 में से 68 मरीज 68 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच चुके हैं। एक मरीज जो पहले ही ज़्यादा ही अस्वस्थ थी, उनको बहुत ज़्यादा उनके परिवारजनों के जिद के कारण हम लोगों ने यहाँ भर्ती किया था। उसका ऑक्सीजन लेवल 60 आ गया था, उनको हमने चंदूलाल हॉस्पिटल रेफर किया था। वो भी अब लगभग स्वस्थ हैं और 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी। और 93 जो बाहर के जो मरीज थे जामुल आसपास क्षेत्र के, जो सुबह शाम आके यहाँ इलाज कराते थे, वो भी पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। और इसमें हमारी संस्था की ओर से एक और प्रयास किया गया था, जो कमजोर वर्ग के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है या सक्षम भले हैं और लॉकडाउन के कारण अभी उनके पास पैसों की दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कारण मानसिक तनाव उनको हो रहा था। तो वैसे लोगों के लिए हमने 29 लोगों का सीटी स्कैन अपने से कराया, 21 लोगों को ब्लड टेस्ट हमने कराया अपने पैसों से, संस्था के पैसों से। बड़ी संख्या में लोगों को 28-29 लोगों को हमने दवाइयाँ भी उपलब्ध हमारे संस्था के पैसे से हमने कराई। बाकी लोगों को जो सक्षम था उनसे निवेदन किया गया कि यदि आप सक्षम हैं तो आप बाहर से दवाई खरीद सकते हैं, या जो गवर्नमेंट की जो दवाई है जेनरिक, आप उसका भी उपयोग करना चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। तो जिन्होंने जेनरिक लेना चाहा उसको जेनरिक, या जो अपने स्वयं के खर्च से जो दवाई ले सकते थे उनको उनके ऊपर छोड़ा गया। बाकी सभी का खर्च संस्था के द्वारा वहन किया गया। संस्था में जो खर्च हुए उसमें क्या कभी आपने जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष सुरजनी चंदाकर से भी मुलाकात करके उनसे भी कुछ सहयोग मांगा, या जो उपाध्यक्ष हैं हरीश? नहीं, मैं चूंकि जामुल नगर पालिका क्षेत्र में, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, अनुमति 13 तारीख को मिल गया था और 18 तारीख तक के हमें इंतजार कराया गया। तो इसके पीछे जो लोग थे उनके पीछे मैं जाके कैसे उनसे सहयोग मांग सकता हूँ। हाँ, उनके परिवार से एक उनका पुत्र आया था, बाद में 5000 रुपये का सहयोग करके गया है। उनको पूरा मैंने अवलोकन कराया, घुमाया कि भाई आप देख लीजिए आपके क्षेत्र में काम हो रहा है। बस केवल सहयोग के माध्यम रूप में वही है, और कहीं पे भी कोई सहयोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई भी जनप्रतिनिधि, केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्थानीय विधायक मंत्री या कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ आए हों, किसी के द्वारा एक पैसे का आर्थिक सहयोग या कोई और सहयोग हमें नहीं किया गया। इसका जी भी आपके इलाके में जावेद नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसपे आरोप लगा कि वो फर्जी तौर पर रेजिग्नेशन दवाइयाँ उसको बेच रहा था। तो वो उससे आप कुछ जानते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं? कुछ दिन पहले जब हम अपने इस कोविड केयर सेंटर की हम शुरुआत कर रहे थे, तो वो आके मुझे बोला था कि मैं भी पेशेंट लोग का इलाज करवा रहा हूँ, ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहा हूँ। युवा कांग्रेस के बहुत सारे साथियों ने, चूँकि पूर्व में मेरे दोस्त रहे हैं, आज भी दोस्त हैं, उन लोगों ने बड़ी संख्या में फेसबुक में उसका पोस्ट वायरल किया था कि निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर इसके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और पर कई लोगों से मुझे जानकारी मिली, प्रमाण तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर बहुत सारे लोगों से मुझे जानकारी मिली कि जावेद नामक जो युवक है वो 14,500 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा है। मंत्री जो भिजवाए थे, ऐसा उनका कहना है कि मंत्री जी भिजवाए थे उसको, इन लोग सार्वजनिक तौर पे जो उपलब्ध कराना था उसको इन लोग बेचे हैं करके 14,500 रुपये जो लेता था। फिर जब सिलेंडर वापस लेता था तो 5,000 रुपये उनको वापस करता था, मतलब 9,500 रुपये वो एक सिलेंडर के पीछे लेता था। रिफिलिंग का चार्ज 500 रुपये लेता था, ऐसा जानकारी मुझे मिला है। और एक डॉक्टर बोल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराता था, काउंसलिंग वीडियो कॉल के माध्यम से होता था, और उसे शायद 1,000-2,000 रुपये कुछ फीस लिया जाता था। और बताते हैं कि वो नर्स थी। ऐसे ही अभी एक रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन की कालाबाजारी में, जो जीवन रक्षक दवाई है, उसकी कालाबाजारी में उसके एक साथी को पकड़ा गया है और जावेद अली फरार है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। और इस पे कार्रवाई जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं ब्रिजेश सिंह जी, उनके द्वारा की गई है। तो मैं चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि रेमडेसिविर नामक जो इंजेक्शन है वो सहजता से किसी को उपलब्ध नहीं, और बगैर CHMO के हस्ताक्षर के वो किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसके पीछे कौन कौन है उसका फोटो भी बहुत सारे फेसबुक में और अन्य जगह में, समाचार पत्रों में, वेब न्यूज के माध्यम से मैं देखा। कई मंत्री, विधायक
मुख्यमंत्री और नगर पालिका अध्यक्ष के बेहद करीबी, उनके पुत्र के दोस्त, इस तरीके का बहुत फोटो मैं साथ में देखा हूँ। तो इसके पीछे कौन है, किसका उसके ऊपर हाथ है, इसका तो जरूर जांच होना चाहिए, क्योंकि जीवन रक्षक दवाई है और ऐसे विपरीत स्थिति में संपत्ति अर्जित करने का भी अगर कहीं काम किया जा रहा है संरक्षण में, और वो युवा कांग्रेस का सदस्य है, तो ये तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीएस सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्पष्ट करेंगे कि आपके जिले के क्षेत्र का मामला है, कहीं बाहर का मामला नहीं है। किस मंत्री के माध्यम से वो दवाई भेजी गई थी जिसको बेच रहा था, और किस मंत्री ने गैस सिलेंडर भिजवाए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको बेच रहा था 14,000 में? मंत्री जी किस मंत्री ने भेजा था ये तो मैं उसको नहीं बोल पाऊंगा, पर हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर का जो बात है उसके लिए, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप में लिखा गया था कि मंत्री गुरु रुद्र कुमार के द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन सिलेंडर करके, पर ये चीज की जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और मंत्री जी ने लोगों को निःशुल्क सेवा के रूप में भेजा था और इनके द्वारा उसको बेचा जाना, और इंजेक्शन किसके संरक्षण में हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं, ये जांच का विषय है। जांच का विषय। यहाँ की पालिका की जो राजनीति है वो कहाँ तक घूमती है और किसके इर्द घूमती है? पालिका की राजनीति केवल और केवल पैसों के पीछे घूमती है, भ्रष्टाचार के पीछे घूमती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। मैं अब तक के देखते आ रहा हूँ, जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर वो पिछड़े हुए हैं आज तक के। केवल जितने भी जनप्रतिनिधि आज बने हैं, प्रायः अपवाद हर जगह उपलब्ध होते हैं, प्रायः जितने जनप्रतिनिधि हैं मैंने केवल उन्हें अपना और अपने परिवार का जेब भरते देखा। जब भी यहाँ विपदा आई, आपत्ति आई, जामुन के क्षेत्र के लोगों की जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ी तो वो शून्य थे, गायब थे, अपने घर में छुपे हुए थे। और कभी बड़े बड़े यहाँ पे आरोप लगे, पालिका में बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार हुए, यहाँ पे पूरे देश में जामुन को कलंकित कर देने वाला काम भी यहाँ के एक नेता के द्वारा किया गया। पूर्व में सभी जानते हैं उस विषय में, पर कोई भी ना भाजपा ना कांग्रेस, दोनों मौन रहते हैं। तू डाल मैं पात, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भ्रष्टाचार में। तू डोले मैं डोलूं, तू डोले मैं डोलूं, बस यही करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों? मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा, लगातार इस प्रकार से आरोप हमारे ऊपर लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने इसका संचालन किया है कोविड केयर सेंटर। मैं जामुन में मैं ये 13वां नंबर का पीढ़ी हूँ मैं अपना। हमारे पूर्वजों के द्वारा भी जामुन में लगातार सामाजिक ऐसे कार्य करते रहे हैं और नेतृत्व भी जामुन का हमारे परिवार के द्वारा किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वयं की जिम्मेदारी मानता हूँ कि आज के इस परिस्थिति में यदि मैं जामुन ने मुझे जन्म दिया, जामुन में मैं पला बढ़ा, जामुन ने मुझे इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया, मुझे इतना योग्य बनाया, तो मैं जामुन को क्या वापस कर सकता हूँ? लोगों को कहीं जाने का जरूरत ना पड़े, लोगों को कहीं भटकने का जरूरत ना पड़े। हमारे जामुन की मूलभूत समस्या, जामुन के लोगों की एक एक चीज हम यहीं से दूर कर सकते हैं। जामुन इतना सक्षम है, पर यहाँ के राजनेता जामुन को केवल और केवल पंगु बना दिए हैं, एक निजी उद्योग के चरणों में सौंप दिए हैं। मैं दुर्भाग्य है हम सभी का कि एक निजी उद्योग के चरण वंदन में इतना ज्यादा लग चुके हैं कि जामुन के अंदर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को पहचानना ये जनप्रतिनिधि भूल गए, जिसको बदलकर जामुन की गरिमा को वापस लाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है और हम करते रहेंगे। हमारे जामुन के लोगों को किसी और के सामने हाथ फैलाने का अवसर पड़े ही ना। कोरोना काल में बिस्तरों के लिए जिस प्रकार से लोगों को हमने तड़पते देखा, ऑक्सीजन के लिए जिस प्रकार से हमने तड़पते देखा, जितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई दवाई के बगैर, इलाज के नाम पे शून्य, कोरोना टेस्टिंग के नाम पे जामुन शून्य था, सैनिटाइजिंग के नाम पे जामुन शून्य था, ऐसे अवसर पे भी हमने 24 घंटे हमारे साथियों ने यहाँ पे काम किया। और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास अभी परसों भी हमने कोरोना टेस्ट कराया 66 लोगों का, टोटल निगेटिव आए। कल भी कोरोना टेस्ट हमारे सेंटर में हुआ, पूरे लोग निगेटिव आए। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि इस भयावह महामारी पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जामुन ने विजय हासिल कर ली। एक और बात
मैं कहना चाहूँगा, लगातार जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे संरक्षक हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर वो हर समय एक कविता मुझे लिख के भेजते थे रश्मि रथी की कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही बहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विपदा को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटों में राह बनाने का अवसर, जब भी जामुन की राह में कांटा दिखेगा, उस कांटा को हटाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाए। वो उनकी कविता से मुझे एक प्रेरणा मिली। आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच, ये जब मैं 11th में था तब से इसका हमने गठन किया है। और इसका उद्देश्य था, उस समय बहुत सारे ज़रूरतमंद छात्र थे, मैं भी देखता था, तो सहजता से, क्योंकि सेकेंड हैंड बुक का चलन था, लोग मेरे से मांगते भी थे अलग अलग स्कूलों में ट्यूशन के माध्यम से। तो उस समय फिर हम सब ने चर्चा किया बहुत कम उम्र में कि भाई अब ये खरीदना चाह रहे हैं सेकेंड हैंड, तो कम से कम हम इनको पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दें। अब जिस पुस्तक से हमने शिक्षा ग्रहण करके जिसके बदौलत हम आगे बढ़ गए, वो कम से कम उसको बेचा ना जाए, किसी और का काम आ जाए। तो पहले शिक्षा हमारा उद्देश्य था। उसके बाद चूँकि मैं सनातन संस्कृति से हूँ, तो और लगातार जिस प्रकार से सनातन संस्कृति में ज्ञान के अभाव में लोग जो हमारे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, उसको सहेजना इस संस्था का मूल उद्देश्य था। धार्मिक आयोजन करना, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, इन सभी के माध्यम से हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में लोगों को बड़े पैमाने पर जानकारी दिलवाना, गौ रक्षण, गौ माता सहित अन्य सभी जीव जंतु वनस्पतियों को सनातन संस्कृति सभी में देवों का दर्जा देता है, उसकी रक्षा करना, इन सभी उद्देश्यों को लेके हम चले थे। फिर बड़े पैमाने पे धार्मिक आयोजन भी हुए, लोगों को शिक्षा के लिए पुस्तक, कॉपी, कई लोगों को आर्थिक सहायता भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई हमारी संस्था के माध्यम से। कई पशु पक्षियों को कईयों का इलाज हमारी संस्था के द्वारा कराया गया। कई विकलांग, कई अक्षम ऐसे लोग थे जिन्हें बहुत अलग प्रकार की आवश्यकता थी, आर्थिक या किसी पारिवारिक प्रकार की समस्या, तो उसमें भी हमारी संस्था खड़ी रही। सबसे बड़ा फिर चूँकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ा कारण था, तो उस पर भी हमने ध्यान दिया, उस पर काम किया। और बड़े पैमाने पर जब शिव कथा हुआ, 55,000 पौधे वितरित किए गए शिव कथा के माध्यम से, जिसमें 51 माताएं कलश धारण की थी। और इस शिव कथा का प्रसारण एक निजी चैनल के माध्यम से 168 देशों में हुआ। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते थे और बड़े पैमाने पे पौधे अपने घर लेके जाते थे। और मुझे लगता है आज की स्थिति में बड़े पैमाने पे वो पौधे अब वृक्ष के रूप में आ गए होंगे। और 55,000 जो वितरित किए थे, पूरे के पूरे तो अभी नहीं होंगे, पर भी बड़े पैमाने पे वो पर्यावरण को संरक्षण देने का काम जरूर कर रहे होंगे। धार्मिक से राजनीति की ओर प्रवेश कैसे हो? चूँकि मेरा जो ननिहाल है, मेरे मामा अभी इसी कोरोना काल में उनका देहांत हुआ, अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ है। और वो उनको देख के मैं राजनीति में आया। मेरा उद्देश्य था जब मैं 11th में था कि मैं PPSC फाइट करूँगा और किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर के रूप में काम करूँगा। PSC क्लियर करके फिर IAS की तैयारी करके एक बड़े पैमाने पर अधिकारी बन के क्षेत्र में मैं काम करूँगा। ये मेरा उद्देश्य था पहले। फिर उस समय मामा चुनाव लड़ रहे थे। मैं जब गया देखने के लिए, बड़ा रोचक विषय है, मैं जब गया चुनाव प्रचार में, हम सब थे, हम लोग को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ मिली थी, उनको तो ज़्यादा नहीं था। मैं अपने मामा को देखा वहाँ पे, डॉक्टर सियाराम साहू संसदीय सचिव हुआ करते थे, डॉक्टर रमन सिंह उनके भाई, ये सभी, तो उनको मैं करीब से देखा। तो पहले चुनाव में जब मैं गया तो अधिकारियों को देखा हुआ था कि कलेक्टर साहब आए हैं और SDM और तहसीलदार, ये सभी अधिकारी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उस समय लगा था कि PSC फाइट करके हमको भी अधिकारी बनना है, IAS फाइट करके कलेक्टर बनना है। पर जब दोबारा जब मैं चुनाव में गया तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं देखा
और संसदीय सचिव डॉक्टर सीआराम साहू जी को मैं देखा मामा के साथ में। उस समय कलेक्टर साहब को भी मैं देखा कि वो मंत्री और जनप्रतिनिधियों के पीछे घूम रहे हैं। उस समय से मुझे इच्छा हुई कि जब अगर करना ही है जनता सेवा निस्वार्थ भाव से, तो जब हम राजनीति के दृष्टिकोण से क्यों ना करें। सर्वोच्च शक्ति, आपको अगर बड़े कार्य करने हैं तो आपके पास में सत्ता, सर्वोच्च सत्ता होना आपके हाथ में आवश्यक है। अधिकारी वर्ग भी हो चाहे जो भी हो, वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता है राजनीति के, भारत देश के अंदर। तो मुझे इच्छा हुआ कि मैं राजनीति में प्रवेश करूं। और मैं, चूंकि मेरे मामा बीजेपी के और मैं अपने दम पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं एक दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश किया और वहां से काम करते 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 आज हम लोग यहाँ पे हैं। भले मैं आज भी राजनीति में हूँ, पर मेरा उद्देश्य समाज हित, जनहित ही है। मैं अपने आप को राजनीति का योग्य नहीं मानता, बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं मानता क्योंकि राजनीति में छल कपट और जिस प्रकार से आज की राजनीति का जो परिदृश्य बदल गया है कि आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास और नहीं तो 5-7 लड़के घूमे रहे, और आप जनहित का काम करें चाहे मत करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में आपका लाइक और कमेंट बराबर आना चाहिए। और मैं इस तरीके की राजनीति करने में अक्षम हूँ। मैं जनहित के विषयों पे जाके सच को सच, झूठ को झूठ और बगैर लाग लपेट के, हो सकेगा तो हो सकेगा, नहीं हो सकेगा तो नहीं हो सकेगा, मैं उस तरीके का सोच रखता हूँ। तो ऐसे में मैं अपने आप को राजनीति के योग्य इस कारण नहीं मानता। आ तो गया हूँ, पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा राजनीति के योग्य इस कारण नहीं समझता। लेकिन किसी ने कहा है कि राजनीति एक मदमस्त हाथी की तरह होता है और इसके लिए महावत की आवश्यकता होती है। इसका आपका क्या ख्याल है? ये बात तो बहुत सही है। राजनीति में सही व्यक्तियों का होना, राजनीति के माध्यम से हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने वाला व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। नहीं तो अराजकता आज जिस प्रकार से व्याप्त है, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से व्याप्त है, आप कोरोना काल में आप देख सकते हैं, लोग बिस्तरों के लिए, दवाइयों के लिए, हर चीज़ के लिए भटक रहे हैं, पर सरकार अपने में मस्त है। यहाँ के मुख्यमंत्री असम चुनाव में मस्त है, जनता की फिक्र ही नहीं है। तो सही व्यक्ति का होना तो बहुत आवश्यक है। हाथी के ऊपर जब तक के महावत सही नहीं होगा तो हाथी सही चल नहीं पाएगा, तो तांडव मचा देगा। ये थे ईश्वर जी, जिन्होंने कार्टून में भी फूल उगाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि जो गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के जीवन रक्षक है, उनकी भी कालाबाजारी की गई एक व्यक्ति द्वारा, जो अपने आप को स्थानीय नेताओं का काफ़ी करीब बताता है। ये सोच का ही नहीं, ये सोचने के लिए हर व्यक्ति को मजबूर करता है, क्या ऐसा हो सकता है जब आदमी मौत की आगोश में हो और व्यक्ति एक गैस के सिलेंडर बेच रहा हो।